हाल ही में एक 26 पार्टियों का नया गठबंधन भारत में बना है जिन्होंने नाम रखा है अपना इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। यही गठबंधन का पहले नाम यूपीए होता था, जिन्होंने 2004 से 2014 तक भारत को रूल किया है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट गठबंधन है, इसमें 26 पार्टियां शामिल है। अच्छा, इन 26 पार्टियों ने आते ही जो सबसे बड़ा बॉम्ब करंट रूलिंग मोदी गवर्नमेंट में फेंका है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। तो आइए जानते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, इससे मोदी सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा और कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी 1999 में इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से। और सबसे बड़ी बात कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि करंटली बहुत ज्यादा न्यूज में है कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये भी हम आगे जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रावधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है आर्टिकल 75 में। दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र हमारे संविधान में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आर्टिकल 75 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको, लोकसभा को। यहां ध्यान देने योग्य शब्द क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, लोकसभा से। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, तो नहीं, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पार्लियामेंट क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है। लेकिन लोगों देखो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की तरफ, लोगों को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, तभी उसके नाम में लोक है लोकसभा। लेकिन जो राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो जारी किया जाएगा वो इंट्रोड्यूस फिर लोकसभा में ही किया जाता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कलेक्टिवली होती है लोकसभा के। अब यहाँ पे जो शब्द कलेक्टिवली है इसका मतलब क्या है, मान लो प्रधानमंत्री है और उसके नीचे 25-26 मिनिस्टर और है, तो इन 25-26 मिनिस्टर में से कोई भी गलत काम करता है ना, उसके खिलाफ भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी होगा तो एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा, प्रधानमंत्री और उसकी पूरी टीम के खिलाफ होगा। तो तभी एक कहा भी जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कि प्रधानमंत्री और उसकी जो पूरी टीम है, कैबिनेट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सिंक्स एंड स्विम टुगेदर, वो तैरते भी साथ हैं और डूबते भी साथ हैं। तो अगर एक भी डूब गया तो सब डूबेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है लोकसभा को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो लोकसभा क्या ये जिम्मेदारी बनती है कि वो चेक करता रहे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास लोकसभा का सपोर्ट है या नहीं। ठीक है, आर्टिकल 75 ये पावर देता है लोकसभा को। अच्छा, आर्टिकल 7 इसका दूसरे शब्दों में क्या मतलब निकालेंगे, देखो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लिखा गया है, लेकिन इससे एक मतलब ये समझ आता है कि लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर जो मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री और उसकी जो कैबिनेट और उसकी जो मंत्रिमंडल है, वो अगर लोकसभा का सपोर्ट इंजॉय नहीं करते हैं तो लोकसभा उसे रिमूव कर सकती है। ये इसका डायरेक्ट मीनिंग निकलता है इन शब्दों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वाई इन न्यूज नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये हमें पहले से पता है कि हाल ही में नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर जो हमारे ओम बिरला है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि ऑपोजिशन पार्टीज द्वारा उनके अगेंस्ट जारी किया गया था, उनकी पार्टी के अगेंस्ट। अच्छा, व्हाट इज इन नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ फॉर्मल प्रपोजल इन लोकसभा टू इवोक अ डिसीजन इन द हाउस। इसका फॉर्मली मतलब ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में रखा जाता है लोकसभा में तो उस पर डिस्कशन होगी, और अगर उसके बाद उस पर वोटिंग होती है। अगर उस वोटिंग में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी और उसकी कैबिनेट को, उसकी जो मंत्रिमंडल है उसे सबको रिजाइन करना पड़ेगा। अब क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन अब बहुत आसानी से इंट्रोड्यूस हो जाता है, ऐसे इतना भी आसान नहीं है। 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के 50 मेंबर्स का मिनिमम सपोर्ट बनेगा। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे यहां से कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए, तो 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए, यानी कि 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने साइन किए होने चाहिए। वो साइन द्वारा लेटर फिर जाएगा स्पीकर के पास, फिर स्पीकर डिसाइड करेगा कि उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो पहली कंडीशन ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, क्या 50 एमपीज और 50 मेंबर ऑफ लोकसभा का सपोर्ट, और इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपली से जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, याद रखना। प्रोसीजर टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, कैसे, क्या तरीका क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करने का। देखो पहली बात, जब एक बार 50 मेंबर का ने वोट कर दी, 50 मेंबर्स ने साइन कर दिए, उसके बाद स्पीकर के पास गया, स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। अगर सिंपल मेजॉरिटी से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर गई समझो, तो फिर जो प्रधानमंत्री और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसे रिजाइन करना पड़ेगा। और सिंपल मेजॉरिटी हमें पता है क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी इंडिविजुअल और प्राइवेट मेंबर या पार्टियां जो है ना वो
वोट एब्सटेन कर सकते हैं खुद को इसमें वोट देने से। यानी कि मान लो 543 हम लोग, देखो अगर मेजोरिटी आप लोग समझना चाहते हैं तो मैंने मेजोरिटी पर एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको मेजोरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बुक्स में ढंग से नहीं दिया होता है, तो मेजोरिटी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियोज़ को जरूर देखिए, एक बार वो वीडियो देखोगे दोबारा आपको कभी किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेजोरिटियों को समझने में। तो सिंपल मेजोरिटी क्या हुई, मान लो नहीं 543 जो है वो टोटल स्ट्रेंथ है हमारी लोकसभा की, तो 543 में से जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यानी कि आए हुए हैं सिर्फ 250, 500 बाकी बीमार हैं, कोई चला गया है, कोई किडनैप हो गया है, कोई कहीं चला गया है, तो सिर्फ 250 मेंबर्स आए हैं। 250 में से भी 50 बोलते नहीं हमने नहीं देना वोट, तो कितने बचे 200। अब 200 का मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी कितनी होगी, 200 में से 101, हाफ का में से एक ज़्यादा, 101 लोग भी अगर सिर्फ वोट कर दें इस सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन जब सरकार मेजोरिटी में होती है तो ये चांसेस सिनेरियो कम होते हैं, लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है, इससे पहले भी कई बार ऐसी सरकारें गिर चुकी है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल मेजोरिटी से लोग कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। तो ध्यान देने योग्य क्या है कि क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, नो स्पेशल मेजोरिटी, ओनली सिंपल मेजोरिटी। प्रोसीजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन अबाउट, ये मैंने पहले बता चुका आपको कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का भारत के संविधान में जिक्र नहीं है। सिर्फ आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा को। इसी से हम लोगों ने इन्फर कर दिया, मीनिंग निकाल दिया क्या, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब जारी होगा तो अगर लोकसभा से पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव नहीं कर पाता है। तो अच्छा, और इसका जब संविधान में मेंशन नहीं है तो फिर कहाँ उल्लेख किया गया है, ये उल्लेख किया गया है जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं लोकसभा के, कि लोकसभा का जो कंडक्ट है, जो बिजनेस है वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो रूल नंबर 198 लोकसभा के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो रूल बनाए हैं उसमें रूल नंबर 198, ये रूल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किस रूल के तहत इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो लोकसभा के रूल 198 के तहत इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और ये 75 वाली वही बात कर रहा है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है आर्टिकल 75 में। अच्छा, मोशन, अच्छा ये वही वाली बात कि 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। प्रोसीजर टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन में वही वाली बात दोबारा रिपीट हो रही है कि 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए तभी एडमिट होगा। अच्छा, जब स्पीकर, एक बार यहाँ पे अब स्पीकर की डिस्क्रिप्शन है, अगर वो सेटिस्फाई होता है कि हाँ ये इनकी बातों में कुछ तर्क है, तभी वो उस मोशन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे इस बार ओम बिरला जो कि स्पीकर है उन्होंने मोशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है क्योंकि मोशन जो आया है वो मणिपुर की हालात को देख के आया है। तो ठीक है, इस बात पर डिस्कशन होनी चाहिए। स्पीकर को लगा कि इस बार सेटिस्फाई हो गए तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, लेकिन स्पीकर चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। जब स्पीकर रिजेक्ट कर देगा तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन वहीं पर लैप्स हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक बार जब स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसके बाद और वो पास हो गया मोशन से, तो वही वाली बात, गवर्नमेंट इज बाउंड टू वेकेट द ऑफिस, गवर्नमेंट को सरकार छोड़नी पड़ेगी, फिर नया प्रधानमंत्री बनेगा, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, चाहे वो बीजेपी वाले ही बनाए दोबारा से, चाहे इलेक्शन ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उसकी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो। अच्छा, अब यही जो सब हम लोगों ने समझा इसी को दूसरी भाषा में समझेंगे। ठीक है, इसको वही चीज़ एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, अब यहाँ पे आर्टिकल स्पेसिफिकली दिया है, और आजकल आर्टिकल खासकर एचएएस नायब तहसीलदार अलाइड वाले पेपरों में स्पेसिफिक आर्टिकल आ रहे हैं। आर्टिकल 75 में भी कौन सा, आर्टिकल 75(3), आर्टिकल 75(3) बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा को। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक जो लोकसभा के मेंबर्स का कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव्स, तभी तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। जैसे ही लोकसभा के मेंबर ने अपना जो समर्थन है वो वापस खींचा, सरकार गिर जाएगी। और यही समर्थन साबित करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि सरकार का लोकसभा सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस रखती है कि नहीं रखती है। ठीक है, और इसी को कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। और कौन से रूल से इंट्रोड्यूस होता है, 198 से। द पार्लियामेंट्री मोशन विच इज मूव्ड इन लोकसभा अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ओनली एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट।
ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने फिर से देखो ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल नो कॉन्फिडेंस मोशन का डायरेक्ट जिक्र नहीं है, जस्ट मतलब निकाला गया है। आर्टिकल 75 का जो मतलब बनता है उससे नो कॉन्फिडेंस मोशन को हमारे रूल 198 लोकसभा के रूल में इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोसीजर वही है, रूल नंबर 198 लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। कोई भी मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछ सकते हैं क्या सिर्फ कौन सा मेंबर, क्या सिर्फ अपोजिशन पार्टी का लीडर इंट्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, अपनी ही पार्टी के बंदा भी, कोई भी, मान लो कोई हमारी पार्टी का कोई बंदा है, बीजेपी की पार्टी का ही कोई बंदा है, रूलिंग पार्टी का कोई बंदा है, वो भी अपनी पार्टी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी कर सकता है, ठीक है। तो एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा, एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस लो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा। अच्छा, कारण नहीं बताने होते इस बार, हालांकि कारण बताया उन लोगों ने कि मणिपुर के में जो घटना हुई है उसकी वजह से हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कारण बताने की जरूरत नहीं है। और रिटर्न नोटिस जाता है, और किसको, जैसे ये रिटर्न नोटिस किसके पास जाएगा? लोकसभा के स्पीकर के पास जाएगा। लोकसभा के स्पीकर के पास ये रिटर्न नोटिस 10 बजे से पहले जाना चाहिए, ठीक है, 10 बजे से पहले जाना चाहिए। और जो उसके 50 बंदों के साइन होने चाहिए, ये भी हमें पता है क्या है, ये 50 बंदों के साइन मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम 50 मेंबर्स के साइन होने ही चाहिए, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर जैसे ही लोकसभा में स्पीकर ने एक्सेप्ट किया लो कॉन्फिडेंस मोशन को, उसके 10 दिन के भीतर उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी चाहिए, 10 दिन के भीतर। तो ये आ सकता है कि कितने दिन के अंदर, स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट करने के बाद कितने दिन के अंदर जो है चर्चा करवानी पड़ती है, 10 दिन के अंदर। और सिंपल मेजोरिटी से पास होना होता है, हमें पता ही। और ये भी हमें पता है कि बाउंड टू वेकेट, जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा वो सरकार छोड़नी पड़ेगी, ठीक। आज तक कितनी बार? आज तक 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी हो चुका है, ये 28वां बार हुआ, एक्सेप्ट हो गया ना अब, तो 28 बार। सबसे पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ था अगस्त 1963 में। किसने किया था? आचार्य JB कृपलानी, इन्होंने अगस्त 1963 में किया था। मोरारजी देसाई सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको रिजाइन करना पड़ा था नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से 1978 में। हालांकि उनको पहले ही पता चल गया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ जारी हो चुका है, वो इसको हरा नहीं सकते, तो उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया, पहले ही हार मान ली, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो हार मान ली थी मोरारजी देसाई ने पहले ही। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होता है, 1999 में 13 दिन तक इनकी सरकार चलती है। 13वें दिन AIADMK एक पार्टी है जो कि किसकी पार्टी है? जयललिता जी की पार्टी। जयललिता जी की पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया अटल बिहारी वाजपेयी से, और सिर्फ 1 वोट से हारे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत ही फेमस स्पीच है वहां पर कि देश, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। मैं चाहता तो बोला एक MP खरीद भी सकता था, लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं भारत की राजनीति को खराब नहीं करना चाहता। तो सिर्फ 1 वोट से, जस्ट इमेजिन, 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो अटल बिहारी की सरकार 1999 में गिर चुकी थी। तो अच्छा, क्या मोदी की सरकार भी गिर सकती है अभी फिलहाल? तो मोदी की सरकार अभी फिलहाल गिरने के बीच में जो मोदी की सरकार को बचा रहा है वो बचा रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ भारत के 10th शेड्यूल में मौजूद है। 10th शेड्यूल जो है वो भारत में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। तो 52, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? 52, हाँ, 52वां संविधान संशोधन लाया गया था और उससे इंट्रोड्यूस हुआ था 10वां शेड्यूल, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की, यानी कोई भी पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर उससे अगेंस्ट वोट करता है या अपनी पार्टी को छोड़ देता है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द हो जाएगी। तो देखो, अभी मोदी सरकार के पास 300 से ज्यादा MPs हैं, तो अगर इसमें मतलब इनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो पहले पास है 273 से ज़्यादा, तो यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस हैं कि मोदी सरकार गिर जाए। क्यों? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति, बीजेपी का मेंबर मोदी के खिलाफ वोट करता है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी क्या करेगी मोदी सरकार? एक व्हिप जारी करेगी, 3 लाइन व्हिप। देखो व्हिप क्या होता है? व्हिप होता है ऑर्डर। जब भी कोई पार्टी को बहुत ही जरूरी काम होता है पार्लियामेंट में तो वो व्हिप जारी करती है। ये व्हिप 3 प्रकार की होती है, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। 1 लाइन और 2 लाइन से तो कोई खतरा नहीं, लेकिन जब भी पार्टी 3 लाइन व्हिप जारी करती है तो उस 3 लाइन व्हिप का सभी मेंबर्स को, जितने भी उस पार्टी के मेंबर हैं, उनको पालन करना पड़ता है। जैसे ये 2018 का ऑर्डर है, 2018 में लास्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया गया था मोदी सरकार के अगेंस्ट। तो अनुराग सिंह ठाकुर उस समय व्हिप थे, चीफ व्हिप मोदी सरकार के, बीजेपी के। तो अनुराग सिंह ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश MP है और IB मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने देखो एक 3 लाइन व्हिप जारी की है। तो 3 लाइन व्हिप में क्या होता है? पहली लाइन में बोलते हैं कि आप सबको आना पड़ेगा
पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा मुद्दा, आपने आना है और वोट भी देना है। और तीसरी लाइन में लिखा होता है कि वोट इस हाँ या ना पे वोट देना है, पर्टिकुलरली बोलोगे। अगर हाँ को वोट देना है तो हाँ पे बोलेंगे कि हाँ पे वोट दो, अगर ना पे वोट देना है तो अब पर्टिकुलरली लिखा होता है 3 लाइन व्हिप में कि आप सबने ना को वोट करना है। अगर इस व्हिप का पालन नहीं किया किसी मेंबर ने, यानी वो एब्सेंट भी हो गया ना, जबकि व्हिप जारी करी है फिर भी वो एब्सेंट हो गया, तो उसकी मेंबरशिप जा सकती है किसके तहत? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है भारत के संविधान में 10th शेड्यूल में, उसके तहत। तो मोदी सरकार को कौन बचा रहा है? 10th शेड्यूल बचा रहा है मोदी सरकार को। क्यों? बीजेपी के पास वैसे ही 273 से ज्यादा एमपी है, तो अगर सभी के सभी एमपी प्रेजेंट होते हैं, आते हैं और मोदी सरकार के फेवर में वोट करते हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होगा सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन एक ही चांसेस है कि अगर कांग्रेस कुछ एमपीज को खरीद ले अपनी साइड, या फिर कुछ एमपीज को किडनैप कर ले, या फिर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंचने ही ना दे, तो ठीक है, इसके लिए है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि बंदों को वोट करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोदी सरकार फिलहाल कहीं नहीं जाने जा रही। कौन बचा रहा है मोदी सरकार को? एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 10th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है जी, तो ये भी वही है, हिंदी में अनुराग सिंह ठाकुर ने जो 2018 में 3 लाइन व्हिप जारी की थी। और व्हिप के लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो अभी हाल ही में लाने वाला हूँ। ओके जी, राम राम।